आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला, एक्सप्रेसियो यूनिस एक्स एक्सक्लूसिव ऑल्टर्स। बोलिए, एक्सप्रेसियो यूनिस एक्स एक्सक्लूसिव ऑल्टर्स। इसका क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे इनवाइट किया गया है इस्कॉन में राधाष्टमी पे और मदन की बर्थडे पार्टी में और त्रिभुवन की शादी में, अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं राधाष्टमी पे जा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं ना मदन की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और ना मैं त्रिभुवन की शादी में जा रहा हूँ। समझ आया? जब आप एक चीज को एक्सप्रेस कर देते हो तो बाकी चीजें जो उससे रिलेटेड होंगी उसका मतलब क्या, आपने उसको ऑलरेडी मना कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो, आप पेपर में क्या लिखते हो? ऑप्शन ए, अगर वो ठीक है तो। ये तो नहीं बोलते बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। अब पढ़ो दोबारा से, लाइन क्या लिखी है मैंने? एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग implies exclusion of, मतलब ए ऑप्शन ठीक है तो बी सी डी क्या हो गए? गलत हो गए। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मैंने एक चीज को हाँ बोल दिया तो बाकियों को ये नहीं बताना कि ये सब गलत है। एग्जाम्पल, वानिका ने अगर अपनी बायो में लिख दिया है कि मैं गुरकरण से ही शादी करूंगी, तो शिवम एक्सेट्रा 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 वानिका को प्रपोज करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में लिखी है वो क्या है? कह दिया, बस कह दिया। एक बार बोलने से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हट जाएंगी। ठीक है, ये एमसीक्यू वाला एग्जांपल मैंने आपको नीचे दे दिया। अंशुल ने बोला आई लव यू भी, तो आकांक्षा ने अंशुल को प्रपोज ना करे, शी ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कि मैंने यूवी से ही शादी कर ली है। नेक्स्ट, ये अपनी बुक में से लैटिन वर्ड देख लेना, बहुत थोड़ा सा अजीब था तो मैंने पूरा नहीं लिखा। इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है एक्ट जो बना था आज उनका मीनिंग बदल गया है। सो ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन व्हाट विल यू चूज? ऊपर मुंह। मान लो लॉ बना 1989 में और अब चल रहा है 2023। बहुत सारे वर्ड्स बीच में नए मीनिंग्स आ जाते हैं, कई बार वर्ड्स नए बन जाते हैं, उनके मीनिंग्स बहुत सारे डाइवर्स हो जाते हैं। तो जब हम इंटरप्रेट करेंगे लॉ को आज की डेट पे बैठ के, तो क्या हम आज के मीनिंग्स लगा दें उस पर, या जब लॉ बना था तब के मीनिंग्स ही लगने चाहिए? जब लॉ बना था तब के ही मीनिंग्स उस पर अप्लाई होने चाहिए। थोड़ा सा नहीं पार्शियल लगेगा, किसी को लगेगा नहीं नहीं अमेंडमेंट क्यों है। फिर हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स को किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसका मीनिंग जज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि जब लॉ बना है उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज का क्या मीनिंग है। तो वो मीनिंग जज करने के लिए आप आज का मीनिंग नहीं लोगे, आप कौन सा मीनिंग लोगे? जब वो स्टैट्यूट लिखा गया, जब वो लॉ बना गया। तो न्यू मीनिंग रूल से पुराना लोगे। क्या है इसका न्यू? इसका रूल क्या है कि जो पुराना मीनिंग है वही आप डिस्कस करोगे अपनी लॉ की इंटरप्रिटेशन में। एज इट वुड हैव बीन इंटरप्रेटेड ऑन द डेट व्हेन द लॉ वाज मेड, टू read the document as it was made, therefore old statute has been interpreted as it would have been passed। जब वो लॉ पास हुआ होगा तो जो उस टाइम पे उसका मीनिंग था, आज भी चाहे अमेंडमेंट्स आ गई, चाहे उनके वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स आ गए, बट लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए हम वही मीनिंग लेंगे जो वो लॉ पार्लियामेंट से पास होके निकला। चले आगे, एग्जाम्पल आगे बाद में। एक और लैटिन वर्ड है, जैसे मान लो जतन है और एक मयंक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है। ठीक है, अब मर्डर इज डन बाय शाहरुख। मयंक ने क्या बोला? मर्डर इज डन बाय शाहरुख। तो क्या आप शाहरुख खान को जाके उठा लोगे? शाहरुख यहाँ पे कौन होएगा? जो मयंक के साथ ज्यादातर उठता बैठता हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन एंड लारा, दीज आर टू प्लेयर्स, सचिन एंड लारा। हाँ, दीज आर टू बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट। यस और नो? या। तो अब लारा दत्ता ये नहीं बोलेगी वाओ तुम मुझे बेस्ट बोल रहे हो। लारा दत्ता तो एक ब्यूटी क्वीन है, तो मिस इंडिया रह चुकी है। तो यहाँ पे हम किसी और का नाम किसी और के साथ फालतू में नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है उसी पर्सन की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, शिवम ने बोला कि राहुल ने मर्डर किया मेरे साथ मिलकर। अब हम राहुल द्रविड़ को उठा लेंगे तो गलत है। राहुल यहाँ पे कौन होगा? जो शिवम के साथ रहता है, जो उठता रहता है, रिलेटेड पर्सन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो गवाही दे रहा है। सो माई बैग कंटेन्स टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप एंड ऑयल। मेरे बैग में क्या क्या पड़ा है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप एंड ऑयल। त्रिभुवन, यहाँ पे कौन सा ऑयल की बात हो रही है?
इज इट कुकिंग ऑयल और हेयर ऑयल? क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि सर जो पहले थे ना उसके रिलेटेड ऐसा कुछ पढ़ा था पहले नहीं? जो पहले थे वर्ड्स हैं ये वो चीज नहीं है, कुछ क्यों कुछ भी दिमाग लगा लो, वो रिलेटेड वर्ड्स, एनिमल, टाइगर, लायंस, वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, क्या टूथपेस्ट और टूथब्रश रिलेटेड नहीं? लेकिन फिर भी कॉमन सेंस ये कहती है कि सारी कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑयल कौन सा होगा? हेयर ऑयल, ना कि ईटिंग ऑयल या एडिबल ऑयल होगा. So this oil is not at all cooking oil, of course. Sit down. Strict and liberal constructions means start हो रहा है, exhaustive definition है और restrictive definition. जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए strict and liberal construction के ऊपर 4 नंबर में आता है क्वेश्चन. कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स. क्या टॉपिक है? strict and liberal construction. देखो strict का मतलब क्या है? जिसमें आप कुछ और ऐड ऑन नहीं कर सकते. जैसे तुम डेफिनेशन पढ़ते हो लॉ में, कंपनी मीन्स. अब इस मीन्स का मतलब है इसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते या कुछ डिलीट नहीं कर सकते. तो जब भी मीन से डेफिनेशन शुरू होगी इट इज वेरी स्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते. लिबरल में होगा इट इंक्लूड्स. वर्ड क्या होगा लॉ में? इंक्लूड्स. तो जब इंक्लूड्स वर्ड हुआ उसमें आप और एटसेट्रा एटसेट्रा अपनी डिबेट भी डाल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स. कुछ चीजें भूल भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंक्लूड्स वर्ड है डेफिनेशन के अंदर. तो जब भी तुम कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हो, जब उसमें डेफिनेशन में वर्ड आ गया मींस, तो मतलब उसमें कुछ भी और ऐड नहीं हो सकता, उसको रट्टा मारना ही पड़ेगा. जहां पे वर्ड आ गया इंक्लूड्स, आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐड ऑन भी कर सकते हो और एक आधी चीज डिलीट भी होगी तो कोई चक्कर नहीं होता. सो लिबरल डेफिनेशन में क्या वर्ड होगा? इंक्लूड्स. दैट इज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द फ्यूचर. अगर मान लो जज को तसल्ली नहीं मिल रही सुनाते हुए अपना डिसीजन, तो उसमें इंक्लूड्स में वो कोई और चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन जैसे कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ये तो मीन्स का मतलब क्या है? वहां पे आप अपनी डिबेट नहीं चला सकते. जो है कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अदर थिंग्स. तो बॉडी कॉर्पोरेट जैसी जो चीजें हैं वो उसमें इंक्लूड. तो ये हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे. चलिए, प्रिजम्पशंस क्या होता है? किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ली गई assumption. तुमने बचपन में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई. हम पहली लाइन क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यही था लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन अदर थिंग्स में बहुत चीजें थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो इसकी बेसिक assumption थी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, फेवरेबल और अनफेवरेबल टेस्ट विल रिमेन सेम. तो ये assumptions पढ़ी तब लॉ समझ में आया. अब किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, स्टैट्यूट को पढ़ने से पहले, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले कुछ क्या लेनी पड़ेंगी आपको? assumptions, जिसको हम बोलते हैं प्रीजम्पशंस. मैंने क्या क्या समझाया? लेट्स रीड आउट. All these law has some assumptions. Same in law. Words are precisely used and not loosely. जैसे नया लॉ आया, people will still that all the rights unless expressed that old right is no more. पुराना राइट नहीं छीना जाएगा जब तक न्यू लॉ नहीं बोलता. क्या है प्रिजम्पशन नंबर 1? जैसे मान लो मैंने कोई लॉ चेंज कर दिया, अब जो पुराना हक था लोगों का, क्या वो हक खत्म हो गया नया लॉ आने से? नहीं. लेकिन अगर नया लॉ ये बोल दे कि जितने पुराने राइट्स थे वो सारे मैं क्या कर रहा हूँ? वैनिश कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तब सारे राइट्स क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक लॉ के अंदर नेचुरल डिजास्टर एक्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पर्संस क्या हो गई थी? प्रोहिबिट हो गई थी. एक आवर्स दिए जाते थे जिसमें आप बाहर निकल सकते हो. यस और नो? तो ह्यूमन राइट्स, राइट टू फ्रीडम हमारा वायलेट हो गया था उस टाइम के लिए. तो उसने बोला है डिजास्टर एक्ट में कि मैं वो चीज वायलेट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए. अदरवाइज देयर इज नो पर्सन, नो एक्ट ऐसा जो तुम्हें किसी भी तुम्हारे हक से तुम्हें वर्जित कर सके. तो नए लॉ आने पे पुराना राइट नहीं छीनता. लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मैं छीन रहा हूं तुम्हारे पुराने राइट्स, तब छीने जाएंगे. समझ आया? अदरवाइज नए लॉ आने से किसी का भी पुराना राइट खत्म नहीं होगा. देयर इज नो मिसप्रिंट इन द वर्ड्स और लॉ और नो ड्राफ्टिंग एरर. कभी भी किसी भी एक्ट में ये assumption ही नहीं ली कि इसमें तो मिसप्रिंट है, इसमें तो ड्राफ्टिंग एरर है. अब मैं लॉ की बुक से पढ़ रहा हूँ, उसमें तो हो सकता है ना, वो तो ऑथर ने छापी है, पब्लिशर ने छापी है, उससे तो गलती हो गई. बट जो मेन लॉ है जो बना है पार्लियामेंट के थ्रू गया है, वो 150 टाइम्स पहले पढ़ा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है, फिर वो चेक किया जाता है, फिर वो पब्लिश होता है. ठीक है?
तो उसमें हमेशा यही एज्यूम करना कि कोई भी ड्राफ्टिंग एरर नहीं है। तो पहला हमने क्या पढ़ा इसमें कि नए लॉ आने से पुराना राइट नहीं छीना जाएगा अनलेस एंड अनटिल नए लॉ ने बोल दिया कि मैं पुराने राइट्स को छीनूंगा। सेकंड क्या पढ़ा कि हमें ये एज्यूम करके चलना है कि कभी भी हमारे लॉ में कोई भी मिसप्रिंट, कोई भी एरर, कोई भी ड्राफ्टिंग एरर नहीं है। थर्ड मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है सुनो। बाद में मेंस रिया क्या होता है सुनो। गिल्टी माइंड होगा। मेंस रिया मींस जब भी कोई क्राइम करता है ना उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए तभी उसको सजा मिले। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे से एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई किसी की, तो क्या मेरा गिल्टी माइंड है? क्या मैंने जानबूझ के किया है? लेकिन अगर मैंने ड्रिंक की हुई है क्या मेरा गिल्टी माइंड है? मानेगा लॉ, क्योंकि इस पे लॉ क्या है कि ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना। तो वहां आपका माइंड क्या होगा? गिल्टी। अब मान लो मिस्टर एक्स क्रिकेट खेल रहा है रोड पर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बड़ी आराम से कंट्रोलिंग स्पीड के अंदर चला रहा हूँ और उसकी बॉल आ गई मेरे सामने और वो भी मेरे सामने आ गया, मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। अब क्या मेरा यहाँ माइंड गिल्टी था? नहीं, वो गलती हुई है ना, तो आई एम नॉट ब्लेम फॉर दैट, ठीक है, मुझसे गलती से हुआ। लेकिन अगर वहां जहां जहां वो बॉल लेके जा रहा है और उसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ, जैसे वो रुका और मैंने उसको ठोक दी गाड़ी, तो वहां पे मेरा माइंड क्या होना चाहिए? तो मेंस रिया का मतलब क्या है कि पर्सन का गिल्टी माइंड होना चाहिए तभी उसको सजा मिलेगी। So it is the essential for any criminal act. मेंस रिया का सिंपल मीनिंग क्या होता है? गिल्टी माइंड होना जरूरी है, ठीक है। चलो पढ़ो एग्जांपल। मैंने पहला एग्जांपल क्या है? I murdered Devyani. Is it a criminal act or not? Yes. किसी का मर्डर करना इज अ क्रिमिनल एक्ट। लेकिन अगर मान लो मनन एक सोल्जर और दिव्यानी जो है वो पाकिस्तान से भागती हुई तारों के नीचे से हमारे इंडिया में निकल आई, उस टाइम पे अगर सोल्जर ने गोली चला दी उस पे, तो क्या उसका क्रिमिनल माइंड है? क्या वो गिल्टी है? पढ़ो। इफ अगर वो अपने सेंसेस में नहीं है उसमें सो व्हाट, आपने तो मार दिया, उनको तो हक होता है बेटा गोली चलाने का, जिसमें भी शक है मार दो। सोल्जर के अलावा कोई अगर नॉर्मल बंदा है वो सेंसेस में नहीं है तो इसको मेंटल असाइलम में रखो ना, बाहर क्यों छोड़ा? आई एम इन आर्मी and I murdered Pakistanis entering India. Is it a guilty mind? No. Car accident. Is it a guilty mind? No. Car accident after drink. Is it a guilty mind? Yes. No law. The fourth point. No law is applicable on the government or state. जितने भी laws बनते हैं कभी भी government पे या state पे applicable नहीं होते unless and until ये mention होना चाहिए कि ये law state पे applicable है। 4 पॉइंट चढ़ाएंगे मैंने। पहला पॉइंट क्या था? नए लॉ आने से पुराने वाले राइट्स अनलेस एंड अनटिल नया लॉ बोल रहा है। नंबर 2 जो प्रिंट हो गया उसको कभी भी उस पे ड्राफ्टिंग एरर इंसिडेंट है। नंबर 3 नंबर 4 स्टेट और गवर्नमेंट पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर मेंशन कर देंगी है तो है। इंटरनेशनल लॉ के साथ कंसिस्टेंट होना जरूरी नहीं है आपका लॉ। क्या मतलब है इसका? कि अगर इंटरनेशनल लॉ में कुछ ऐसा है जैसे कि दुबई में प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, वो नहीं करने देते, वहां पे रेप की पनिशमेंट तुम्हें पता है? सीधा काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं बेटा, मर्डर नहीं करते, उसका पार्ट काट देते हैं, काट लड़के का, ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ना हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इंडियन लॉ और वहाँ का इंटरनेशनल लॉ दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ऐसा हो सकता है इंटरनेशनल लॉ के साथ जरूरी नहीं है कि आपका लॉ हमेशा मैच करे। समझ आ गया? तो क्या क्या 5 पॉइंट्स है काशिश? बोलो नंबर 1। सबसे पहले सर कि जो हमें लॉ आया है वो पुराने मतलब वो ये नहीं कि पुराने राइट्स खत्म कर देगा अनटिल और अनलेस नया लॉ मेंशन नहीं करना। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लॉ प्रिंट हुआ उसमें ग्रामेटिकल एरर्स प्रिंटिंग एरर्स नहीं है। तीसरा हमारा है कि गिल्टी माइंड के अगर गिल्टी माइंड के अंदर कोई एक्ट किया है तो उसकी पनिशमेंट नहीं है शायद। गिल्टी माइंड के अंदर किया है तो है, तो हमें मतलब नहीं किया तब नहीं है। और फोर्थ हमारा कि कोई स्टेज और गवर्नमेंट पे ये जो पे लॉस पढ़ रहा है और लास्ट जो हमारा लॉ इंटरनेशनल लॉ से अलग हो सकता इसका है। मतलब थोड़ी ना कि मैंने गिल्टी माइंड से कुछ गलत कर दिया तो इससे थोड़ी ना मतलब मेरे को सजा नहीं मिली। अगर गिल्टी माइंड में किया है तो मिलेगी, ये नहीं किया मैंने, हाँ तो नहीं मिलेगी, जो मैंने गलती से बंदा मार दिया फिर हाँ तो नहीं मिलेगी सजा अगर आपकी कुछ तो गलती नहीं होगी। है। अरे वहाँ पे गवाह होने चाहिए ना, अगर मान लो गवाही आपके अगेंस्ट है फिर तो आपको फंसाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एड्स एंड
एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो बिल लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होगा वो पढ़ लो, एज उसमें बहुत कुछ होता है, लाइक शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, कोड्स। जैसे मैंने लिख दिया CRPC, ये शॉर्ट टाइटल है। लॉन्ग टाइटल इसको क्या लिखूंगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPC? क्रिमिनल सी यही CRPC करो सर्च, क्रिमिनल कोड लास्ट में आर से करो चेक, कर लो चेक, टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट क्लास में क्रिमिनल कोड कुछ भी IPC की फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। और ITC की फुल फॉर्म इनपुट टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर। इनकम टैक्स। तो ये शॉर्ट टाइटल्स हैं। लॉन्ग टाइटल्स क्या होंगे? इनकी फुल फॉर्म्स। तो जब भी तुम्हें कोई लॉ समझ नहीं आता, लॉ ना जब बनता है किसी कमेटी के द्वारा बनता है, कोई कमेटी है वो पहले लॉ पूरा लिखेगी, फिर वो लोकसभा में जाएगा, पता है प्रोसीजर, Yes. फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, अगर नहीं अप्रूव हो रहा ना, Yeah. तो हर डेज होते हैं कुछ कुछ डेज के बाद आप प्रेसिडेंट। शट अप, नहीं पता तो मत बोला करो। तो जब लॉ पास होता है, अगर तुम लॉ पढ़ने बैठे और तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो तुम कमेटी वाली रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें सारा लॉ अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। वो इजी लैंग्वेज में हो सकता है। इसको बेयर एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा एक्ट। चलिए, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट एंड रिगार्डेड एज इंटरनल एड टू द कंस्ट्रक्शन। प्रियम्बल, ऊपर मुंह। प्रियम्बल क्या होता है शिवम? व्हाट इज प्रियम्बल? इंडेक्स पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनीथिंग। हमारी बुक्स की बात भी प्रियम्बल होता है, ठीक है। तो मुझे ये बता कि जब लॉ समझ में ना आ रहा, क्या हम प्रियम्बल से लॉ बना सकते हैं? क्या प्रियम्बल में चेक कर सकते हैं कुछ? प्रियम्बल में लॉ लिखा हुआ है? लॉ नहीं लिखा हुआ, बट वो डिफाइन कर रहा है कि हमारा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। सलाम, प्रियम्बल कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन अगर कोई लॉ में वर्ड एम्बिग्यूअस है, इसका मतलब पता है? हाँ जी। क्लियर ना होना, तब आप प्रियम्बल से उसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जो भी देखना है, उसका नियरेस्ट मीनिंग वो देख सकते हो। बट प्रियम्बल खुद से एक लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए पढ़िए। प्रियम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। कैन वी रेफर प्रियम्बल टू इंटरप्रेट द लॉ? नो, बट इट कैन बी व्हेन द वर्ड्स आर एम्बिग्यूअस वर्ड्स। प्रियम्बल कैन नेवर ओवरराइड द लॉ। प्रियम्बल में कुछ और लॉ में कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। So if I want to start a company and wants to know, I will read only incorporation and my work will be done. अगर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। चैप्टर 2 क्यों बनाया है अलग से? चैप्टर 1 अलग से क्यों बनाया है? चैप्टर 3 क्यों बनाया है? 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, क्यों बनाए हैं अलग अलग? ताकि आप हर चीज को अगर इकट्ठा पढ़ने बैठोगे फिर तो कंफ्यूजन होगी। तो उन्होंने हर एक एक्ट के चैप्टर्स बना दिए ताकि तुम्हें जो चीज चाहिए उसके बारे में तुम नॉलेज लेके वो इम्प्लीमेंट कर सको। चलिए, मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मार्जिनल नोट्स? पता होगा तुम्हें। हर सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। नीचे भी दी होती है कई बार स्टार बना के लॉ की बुक में। हाँ, नेक्स्ट प्रोविजो। क्या प्रोविजो एक्सेप्शन होती है? नहीं, जब एक वर्ड आता है लॉ में पढ़ते पढ़ते, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो, इज इट एन एक्सेप्शन? यस, ओनली अ पोर्शन ऑफ सेक्शन विल नॉट अप्लाई। इसका क्या मतलब होता है? ओनली अ पोर्शन ऑफ सेक्शन विल नॉट अप्लाई। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? जहां पे वर्ड आ गया प्रोविजो, तुम पढ़ोगे ना कंपनीज लॉ तो तुम्हें चीजें हेल्प करेंगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो ऑफ दिस सेक्शन दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। इसका मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो एप्लीकेबल हो जाए, जैसे कोई सबसेक्शन है वो। कोई एग्जांपल दे सकते हो? पढ़ा हो कहीं पे कुछ ऐसा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो? जैसे हमने वो पढ़ा था GST में पढ़ा है। टैक्स में भी पढ़ा हमने वो वाला कि 11th शेड्यूल वाला। वेरी गुड, उसमें है ये वर्ड प्रोविजो। पढ़ के देखना वो आज दोबारा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। तुमने देखा होगा, तुम्हें केस स्टडीज बना के दी होती हैं लॉ की बुक में। फाउंडेशन करके आए हो, इतना तो पता ही होगा। इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस क्यों देते हैं वो लॉ की बुक में? ताकि तुम लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि तुम प्रैक्टिकली लॉ को अप्लाई कर सको। जैसे सेक्शन 152 कहता है डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास्ड बाय शेयर होल्डर्स, और साथ में लिख देता है सेम एज अदरवाइज।
तो इसका मतलब क्या है, बाकी सेक्शंस आर सुपीरियर टू मी एंड कैन ओवरराइड मी। अगर लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इसका मतलब होता है कि मेरे से सुपीरियर सेक्शन और कोई नहीं है। तो जब भी नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड आएगा लॉ में, इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं अमेंड कर सकता हूं बाकी सेक्शंस को। लेकिन अगर ये नहीं लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं लिखा, तो ऊपर वाली लाइन पे दोबारा हो, क्या लिखा है मैंने वहां पे, अदरवाइज लिखा हो, सेम एज अदरवाइज। तो इसका मतलब क्या है, बाकी सेक्शंस मेरे से सुपीरियर हैं और मुझे ओवरराइड कर सकते हैं। तो जब क्या वर्डिंग होगी, सेम एज अदरवाइज, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुपीरियर सेक्शन नहीं हूं। और अगर वर्डिंग क्या होगी, नॉट विथ स्टैंडिंग, तो वो सेक्शन लियो है, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो सुपीरियर है। क्लियर हो गया? अंतिम चरण ऑफ द चैप्टर, अंतिम पंख, स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब अभी तुम पढ़ के आए 11 स्केड्यूल, लिस्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ स्केड्यूल। जब भी लॉ में तुम्हें स्केड्यूल्स दिए होंगे, मतलब वो की लिस्ट बताना है। एक्सटर्नल एड्स, एक्सटर्नल एड्स का मतलब हो गया जो हमारे एक्ट के बाहर वाली चीजें, जैसे बिल के अंदर के बाहर, तो आंसर क्या होगा, बाहर। पहला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, अपने लॉ को पढ़ने से पहले अपनी पार्लियामेंट की हिस्ट्री सबको पता होनी चाहिए। पास्ट हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ लॉ, जैसे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो पार्लियामेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, सोशल, सेक्युलर, पढ़ा होगा तुमने बचपन में, है ना? तो इनसे भी हम अपने लॉ की इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, एक्सपर्ट कम्युनिकेशन, रिपोर्ट से भी कर सकते हो हम इंटरप्रेट। कई लोग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, इस लॉ ने ये बोला, वहां से भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 ही मैंने पहले ही बता दिया पॉइंट, कमेटीज। लॉ कौन बनाता है, हमेशा कोई कमेटी प्रेजेंट करती है। अब कंपनीज एक्ट किसने बनाया था, जे ईरानी की कमेटी, तो उसकी रिपोर्ट पढ़ लो, वहां से भी सारा कंपनीज लॉ आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर डिक्शनरी पढ़ लो, फॉरेनर्स के लॉ पढ़ लो, फॉरेन डिसीजंस पढ़ लो। पहला लॉ हमने जो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें पहला केस ही मैंने तुम्हें फॉरेनर्स का कराया था, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर। तो वहां से भी आप अपना लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो एक सोशल एग्रीमेंट था, वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, विद दिस चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज फुली कंप्लीटेड। 6 marks done. 6 marks.